हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने आवर्त सारणी के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था और उसकी पिछली वीडियो में हमने आवर्त सारणी होती क्या है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं उनको समझा था। तो अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखी हैं तो उनको आप जाके देखिए, फिर इन प्रश्नों को फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ईजिली सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे और खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सारे प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस तत्व के बाद लागू नहीं होते। तो हमने जैसे समझा रखा पिछली वीडियोस में कि न्यूलैंड ने क्या सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड ने बताया था कि सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से 7 जो सुर होते हैं, इन 7 सुरों के बाद जैसे फिर से सा रे गा मा पा धा नी बार बार आता है, तो इसी तरह जो तत्व होते हैं 7वें के बाद 8वां तत्व का गुण सेम होता है। इस तरह से उन्होंने कुछ तत्वों के बारे में बताया था, कुछ ही तत्वों तक सीमित रहे। तो यहाँ पे प्रश्न है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस तत्व के बाद लागू नहीं हुआ था। तो ये प्रश्न हमने समझा रखा, उस वीडियो में भी समझाया था, पूरा डिटेल में समझाया था। यहाँ पर जो एक तत्व होता है कैल्शियम, ये तत्व के बाद इनका जो गुण था, ये जो अष्टक नियम था, ये नियम फेल हो गया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, कैल्शियम के बाद इनका नियम काम करना बंद कर दिया था, नहीं फेल हो गया था, यही इनका नियम की सीमाएं थी। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किस समूह में उपस्थित है। तो आवर्त सारणी में जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, ये होते हैं हैलोजन वर्ग के तत्व। अब हैलोजन वर्ग क्या होते हैं, ये होते हैं वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 में कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब वर्ग 17 में भी इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है ऋणात्मक, तो ये होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा किस समूह में है, यानी किस वर्ग में है, समूह को वर्ग भी कहते हैं। तो जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं, ये वर्ग 17 में आते हैं। पिछली वीडियोस में समझाया भी हमने, आप जाके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो ये वर्ग 17 में होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के गुणधर्म किन समूह के तत्वों से मिलते हैं। हाइड्रोजन के गुणधर्म किन समूह के तत्वों से मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आवर्त सारणी में देखोगे तो हाइड्रोजन का जो गुण होता है, ये क्षार धातुओं से भी मिलता है और हैलोजन से भी मिलता है। अब क्षार धातु में कौन सी है, वर्ग 1 की धातु में क्षार धातु हैं, और हैलोजन कौन से वर्ग में आते हैं, वर्ग 17 में आते हैं। तो हाइड्रोजन के जो गुण होते हैं, हाइड्रोजन H, इसके जो गुण होते हैं क्षार धातुओं से भी मिलते हैं वर्ग 1 के तत्वों से, और क्षारी उनसे हैलोजन के परिवार के तत्वों से भी मिलते हैं, यानी वर्ग 17 के तत्वों से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्ग 1 तथा 17 से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किया गया था परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई, इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजली ने बनाया था और मेंडलीव की सारणी तो मेंडलीव ने ही बनाया था, जो कि परमाणु भार के आवर्ती फलन थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखते हैं, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक ये नहीं सही है, बढ़ते हुए परमाणु भार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी को किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको किसने तैयार किया, हेनरी मोजले। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिख रहा। समझते हैं इस क्वेश्चन को। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में किसने बताया था, हेनरी मोजले ने बताया था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है, ये बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना किसके आधार पर समझाया गया था, ये समझाया था बोहर का परमाणु मॉडल। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो आधुनिक आवर्त सारणी को पहली बार बनाने का ढंग बताया कि परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होगी, उन्होंने बताया था हेनरी मोजले ने। लेकिन जो बनाई गई है, तैयार की गई है, वो बोहर के परमाणु मॉडल के सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाई गई है, बनाई गई है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड 3 काल्पनिक तत्व हैं जो डाबे राइनर का त्रिक बना रहे हैं। एक्स तथा वाई का परमाणु भार क्रमशः 14 तथा 46 है। तो जेड का परमाणु भार क्या होगा। तो डाबे राइनर ने, जो न्यूलैंड से भी पहले आए थे, न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिए थे, उनसे पहले डाबे राइनर ने बताया था, कुछ 3 तत्वों का जोड़ा लेकर उन्होंने कहा था
कि अगर पहले तत्व और तीसरे तत्व का जोड़ का बटे 2 यानी उनका पहले का और तीसरे का औसत किसी के बराबर आएगा तो इन तीनों में समानता होगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने जैसे बताया कि एक्स वाई जेड 3 तत्व हैं, तो 3 तत्वों में एक्स प्लस जेड बाई 2 इज इक्वल वाई। अगर इन दोनों का जोड़ का आधा किसी तत्व के बराबर है तो इन तीनों में समानता होगी, फिर तीनों एक्स वाई जेड एक समान के तत्व होंगे। ये बात उन्होंने समझाया था और कुछ ही तत्वों तक उनकी बात सीमित रही थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है कि x का परमाणु भार 14 और किसका y का परमाणु भार 46 है, तो z का कितना होगा। चलो हल करते हैं। तो उन्होंने बताया था x प्लस जेड बटे 2 बराबर y के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमको दे रखा है x का दे रखा है 14, तो x की जगह 14 रखेंगे प्लस जेड बटे 2 बराबर y का कितना दे रखा है 46। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो 14 प्लस जेड बटे 2 बराबर 46, तो बटे 2 उधर पहुंचा देंगे तो 14 प्लस जेड बराबर 46 गुणे 2 क्या बनेगा 14 प्लस जेड बराबर 46 गुणे 2। तो जेड बराबर 46 दूनी कितना होगा 2 छक्का 12 2 चौको 8 1 9 92 माइनस प्लस का 14 जाएगा तो उधर माइनस में जाएगा, तो 92 से अगर 14 घटाएंगे तो 12 से 4 गए 8, यहाँ बचा 8 8 से गए 7 तो 78। तो यहाँ पर 78 ऑप्शन नंबर सी सही होगा अगर ये हमारा कैलकुलेशन सही हुआ होगा तो। इस तरह से निकाला जाता है कि डाबे-राइनर का त्रिक नियम क्या था, x प्लस जेड बाई 2 इज इक्वल वाई के था। एक्स वाई जेड क्या लेना है, इनका परमाणु भार लेना है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके बताना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त का तत्व है। समझते हैं हम लोग इस प्रश्न को। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त का तत्व है। तो अगर परमाणु क्रमांक इसका 20 है तो इसकी हम लोग अगर संरचना बनाएंगे तो इसका एक नाभिक होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गए, तीसरी कक्षा में फिर 8 इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गए, फिर चौथी कक्षा बनानी पड़ेगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो इस तरह से इसके अंतिम कक्षा मतलब टोटल इसके पास कितनी कक्षा बनी 1 2 3 4, तो यानी 4 कक्षाएँ हैं इसके पास। इसका मतलब ये चौथे आवर्त का तत्व होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जैसे 1s2 2s2 करके अगर ये आपको आता है तो उस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, डी सही होगा, चौथे आवर्त का तत्व है। और ये 20 में कौन होता है, 20 में होता है कैल्शियम Ca, वर्ग 2 का तत्व होता है, क्षारीय मृदा धातु है ये। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग वही सकता है जो धातुएं होंगी, क्योंकि धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति। तो कौन सा आसानी से त्यागेगा, जो ज़्यादा प्रबल धातु होगा वो ज़्यादा आसानी से त्यागेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। कैल्शियम ये भी धातु है, त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Ca2+ बनाता है। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। पोटेशियम के 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वर्ग 1 का तत्व है। सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सभी धातुएं हैं। अब इनमें देखना है कि सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, मतलब सबसे प्रबल धातु कौन सी है। तो जैसे हमने समझाया था जब आवर्त सारणी में बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर आओगे किसी भी वर्ग में, जैसे हमने मान लिया पहला वर्ग सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ये होते हैं पहले वर्ग में। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे तो इनका धात्विक गुण बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो सोडियम से ज़्यादा किसकी हो गई, पोटेशियम की हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सोडियम तो पहले ही गलत हो गया मान लो, पोटेशियम की ज़्यादा हो गई। अब समझते हैं कि बाएं से दाएं की ओर जाने पे क्या होगा। किसी भी आवर्त में अगर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति यानी उसके धात्विक गुण घटता जाता है। वर्ग 1 सबसे ज़्यादा प्रबल धातुएं हैं, वर्ग 2 उससे कम है, वर्ग 3 उससे कम है। इस तरह से बाएं से दाएं की ओर जाओगे किसी भी आवर्त में तो उनका जो धात्विक गुण होता है वो घटता जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फिर से समझते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो वर्ग 1 के ही तो तत्व होते हैं जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यही सबसे प्रबल धातु है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी मतलब सही होगा के। वर्ग 2 के तत्व तो धातु हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इनकी त्यागने की प्रवृत्ति वर्ग 1 से कम होगी। सबसे प्रबल धातुएं होती हैं वर्ग 1 के तत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी कक्षा को बोलते हैं संयोजी कक्षा। तो इस तरह से ये दो शब्द होते हैं। अब इसमें है किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, तो समझते हैं इसको। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम। इनकी अगर हम लोग संरचना बनाएं, जैसे एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो एल्यूमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक 13। तो 13 कैसे होगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गए। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके संयोजी कोष में कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा को ही संयोजी कक्षा कहते हैं और अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंतिम कक्षा में 3 है, मतलब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। देखते हैं उसको। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का 12 होगा। तो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 2 10 यानी 2। तो 12 के लिए 2 होगा। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगला है फास्फोरस। तो फास्फोरस का नाभिक होता होगा, नाभिक होता है। इसके पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 10, तीसरे में 5, क्योंकि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। तो इसके अंतिम कक्षा में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 है। सोडियम का तो 11 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो इस तरह से इन सब में किसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए अंतिम कक्षा में? ये हो गए फास्फोरस के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है? तो कोई तत्व है जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, इसका मतलब है कि वो धातु होगा, धातु ही होगा तभी वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अब अगर वर्ग 1 का है, वर्ग 2 का है, तो ये प्रबल ऑक्साइड बनाएगा, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। यानी कोई तत्व अगर वर्ग 1 का है या वर्ग 2 का है तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन से। परमाणु क्रमांक 17 दे रखा है। तो परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन कौन सा वर्ग है? हैलोजन वर्ग। किस वर्ग में आता है? 17वें में आता है। इसका मतलब ये क्षार धातु नहीं है, ये इसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं क्योंकि ये अधातु होता है। फास्फोरस 15, ये भी पी है फास्फोरस, ये एक अधातु होता है तो इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। अगला है 9 किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं हमेशा अम्लीय होते हैं। इसके बाद है 20 किसका है? कैल्शियम का। कैल्शियम कौन सा वर्ग में आता है? वर्ग 2 में आता है। कौन सा तत्व, क्या नाम से जानते हैं इसको? क्षारीय मृदा धातु नाम से जानेंगे। तो इसके ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होंगे, क्षार धातुओं के और क्षारीय मृदा धातुओं के, खासकर इन्हीं के, या फिर और भी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्न में किस आवर्ती गुण की वृद्धि नहीं होती है? तो ऊपर से नीचे जाने पर बहुत सारे आवर्ती गुण होते हैं, उनमें किसकी वृद्धि नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या, पहला ऑप्शन। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हो, जैसे मान लिया सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, तो सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे तो परमाणुओं की जो संख्या होती है, परमाणु की जो कोषों की संख्या मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या बढ़ती है। तो इन्होंने पूछा कि किस आवर्ती गुण की वृद्धि नहीं होती? तो कोषों की संख्या की वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही नहीं हुआ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, धात्विक गुण, अभी बताया था किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो धात्विक गुण बढ़ता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं हुआ। तीसरा, परमाणु त्रिज्या, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेंगी क्योंकि नाभिक से अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है। तो ये नाभिक की त्रिज्या बढ़ गई, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वो भी बढ़ते जाएंगे? ऐसा निश्चित नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में कम, किसी कक्षा में ज़्यादा हो सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर इनकी संख्या बढ़ती जा रही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये डी सही हो गया कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये बढ़ती नहीं है, ऐसा निश्चित नहीं है कि बढ़ेगी। हाँ, 1-2 का बढ़ेगी फिर जाके घटना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है। तो पहली कक्षा में 2,
अगली कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 4। तो हमसे क्या पूछा देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि यह तत्व तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा, समूह माने किस वर्ग में रखा गया है। तो इसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं कितने हैं टोटल। तो पहली में 2 हो गए, अगले में हो गए 8, 8 2 10, 10 4 14। और 14 कौन सा है, सिलिकॉन, सिलिकॉन 14। सिलिकॉन कौन सा वर्ग में आता है, सिलिकॉन कौन से वर्ग में आता है, तो ये आता है वर्ग 14वें का तत्व है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन यानी टिन और पीबी यानी लेड, ये होते हैं वर्ग 14 के तत्व। अब यहाँ पे ऑप्शन देख के कैसे पहचानेंगे किस समूह में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसको करेंगे हम लोग सिलिकॉन का 14 का, तो इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 3s2 3p2। तो ये तीसरे का 2 पी में जब गिना जाता तो एस का और पी का जोड़ के 2 2 4, यानी 4 में 10 में जोड़ देंगे, इसमें 4 में 10 तो 14वां, यानी 14वें वर्ग का तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, अगर इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसको अलग से समझा देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 मतलब 20 सही है, 14। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया गया कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, किसी भी आवर्त में अगर बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो परमाणु त्रिज्या कुछ घटती है, एकदम से नहीं घटेगी, थोड़ा थोड़ा घटती जाती है। हालांकि कोषों की संख्या सेम रहेगी लेकिन फिर भी परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में किसकी त्रिज्या बड़ी किसकी छोटी होगी, इस तरह से अरेंज करना है। तो जैसे हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होता है, O होता, परमाणु क्रमांक इसका 8 है, वर्ग 16वें का तत्व है। अगला है नाइट्रोजन, ये 15वें वर्ग का तत्व है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ये 15वें वर्ग में आता है, तो 7 हो गया N। इसके बाद होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन किस वर्ग में है, ये वर्ग 17वें का तत्व है। तो इस तरह से ये वर्गों के हिसाब से दे रखे हैं, यानी पहला दिया है नाइट्रोजन, फिर दिया है ऑक्सीजन, फिर दिया है फ्लोरीन। ये 17वें में ये पड़ता 17वें में, ये 16वें में और ये 15वें में पड़ता है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा बड़ी है, ऑक्सीजन की उससे छोटी है और फ्लोरीन की उससे छोटी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर N के बाद N ऐसे होना चाहिए, NOF। देखते हैं N सबसे बड़ी N की होनी चाहिए, फिर N की बड़ी, फिर O की उससे छोटी और उससे छोटी F की। तो परमाणु त्रिज्या यानी सबसे बढ़ता क्रम का मतलब क्या हुआ, ये तो हमने छोटे बड़े से छोटी की ओर लिखा है। बढ़ता हुआ क्रम पहले फ्लोरीन की, उससे बड़ी नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, उससे बड़ी नाइट्रोजन की। तो FON, इस तरह से इनको जो भी ऑप्शन होगा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर B सही, सबसे छोटी फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उससे बड़ी नाइट्रोजन, परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में सजा के रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे B ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो तृतीय आवर्त है, तीसरे आवर्त में वर्ग 1 में सोडियम, वर्ग 2 में मैग्नीशियम, फिर जो D ब्लॉक के तत्व हैं वहाँ पे कोई नहीं है। P ब्लॉक में वर्ग 13 में 13 से लेकर जब 18 है वहाँ 6 तत्व हो गए, तो 6 और इधर S ब्लॉक के 2, तो 6 2 8 तत्व होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में। तो इस तरह से अगर आपने पिछली वीडियो समझ रखी थी तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट में बॉक्स में बताइए। कोई अलग टॉपिक अगर नहीं आपको समझना है, स्पेशल टॉपिक, तो उसको बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो का PDF लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करके इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन भी कर सकते हैं और इसमें आपको आवर्त सारणी भी मिल जाएगी। थैंक यू।